तो उनको खुद के उनकी मालिक का घर होना चाहिए, उनको घर होना चाहिए रहने के लिए। तो ये हम लोग सोचे कि अगर हम लोग चुन के आते हैं, तो हम पहले मालिकाना जो हक है, पट्टा है, वो उनको हम मिला के देंगे। नगर के जो प्रॉब्लम है, वो नगर सेवक करता है सॉल्व। फिर हम लोगों ने नगर से एक हमने महिलाओं ने, उस समय मैं शहर अध्यक्ष थी महिलाओं की नागपुर शहर। तो उस समय हमने बोले कि नहीं, अभी हमको नगर सेवक बनना है। हम लोग कुछ भी रहे, हम आमदार खासदार तो बाद में बनेंगे, एमएलए एमपी, लेकिन अभी हम लोगों को नगर सेवक बनना बहुत जरूरी है। वो स्कूल जो अभी बंद पड़े हैं, उसको शुरू भी करके, उसका आधुनिकीकरण करके, वहाँ पे अच्छे से टेक्नोलॉजी ला के, उनको इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग कन्वर्ट करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को समझ में भी नहीं आता, और बीच-बीच में तो ये लोग अलग से ये मीटर अच्छा नहीं है, इसको बदलाओ, ये स्मार्ट मीटर है ऐसा। हमेशा इन लोगों का नाटक रहता है, जो गरीब के लोगों के लिए बहुत तकलीफ है। महाराष्ट्र में चल रहे महानगर पालिका चुनाव की तारीख अब नजदीक आ चुकी है। 15 तारीख को मतदान होने हैं और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर किसकी महानगर पालिका में सरकार बनेगी। हम लोग इस वक्त नागपुर में है और नागपुर के प्रभाग क्रमांक 33 में बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ प्रचार प्रसार जारी है, लगातार सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल है। इस वक्त मेरे पास जो मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है, जो प्रभाग क्रमांक 33 से ताल्लुकात रखते हैं, और इसमें जो अ ब क ड इस तरीके से जो गढ़ बनाया गया है, इसमें से क गढ़ के प्रत्याशी है, जिनका नाम रंजना भानुदास ढोरे जी है। उनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि कैसा इनका चुनावी प्रचार शुरू है और बहुजन समाज पार्टी से इनकी जो दावेदारी है, इस दावेदारी को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जय भीम। हम जब देख रहे हैं तो जहां तक हमने आपके बारे में जाना समझा है कि एक लंबा पूरा का पूरा अनुभव इस आंदोलन का, 30 से 40 सालों का बहुजन समाज पार्टी में आपका एक अनुभव रहा, और इस तजुर्बे के साथ साथ जो आपका शैक्षणिक पूरा जीवन रहा, ये तमाम चीजें हम समझ रहे हैं कि 3 विषयों में अलग अलग भाषाओं में एमए करना, पीएचडी के लिए अग्रसर होना, और उसके साथ साथ इस फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा में आंदोलन में काम करना, और बतौर महिला होने के तौर पर ये कितना ज्यादा आवश्यक हो जाता है एक समाज के लिए, घर परिवार के लिए, और तमाम उन लोगों के लिए जो घरों के दहलीज को लांघने के लिए अभी भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठाते हैं, या फिर उनके घर परिवारों में जो माहौल बनता है उसके कारण वो इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो ये कैसा वे संभव हो पाया कि आपने घर को भी संभाला, परिवार को भी संभाला, और समाज के बीच भी रहे और तमाम ये काम कर पाए? तो शुरुआत कहाँ से हुई इस पूरे के पूरे आंदोलन की? मेरी शुरुआत तो 1983 में मैं बीएससी सेकंड ईयर की मैं स्टूडेंट थी। उस समय मेरे पापा जो थे, वो रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, और हम 3 बहन और 3 भाई थे। तो उस समय लोग बोलते थे कि हमारे बहुजन समाज में कि शादी जितनी जल्दी होए उतना अच्छा है। तो मुझे मिस्टर डोरे देखने को आए, तो हम मेरे पापा ने शादी फिक्स करवा दी। तो मैं सेकंड ईयर बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, आनंद निकेतन वरोरा से कर रही थी। बाबा आमटे का कॉलेज है वो। तो शादी के बाद मैं जब ससुराल में आई, तो मुझे ये ध्यान में आया कि मेरे मिस्टर जो है, वो शुरू से ही बामसेप में हैं। डीएस कांशीराम साहब ने बनाई। जो कांशीराम साहब ने बनाई, वो बैंक में ऑफिसर थे, और वो उस समय का जो एक जुनून था, कांशीराम साहब के वो संपर्क में आए, तो उन्होंने जो उस समय जो नए लड़के जो सर्विस में लगते थे, वो उनको कांशीराम साहब बोलते थे कि आपको जो मिला है वो समाज का ही हिस्सा है, तो आपको भी कुछ देना पड़ेगा समाज को। किस समय की बात होगी जब ये जो चीजें हो रही थी? वो 1983 का मैं ये आई। बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले? हाँ, वो तब बनने की थी। तो उस समय वो सब चल रहा था। तो मैंने उनके तरफ से सीखा, उनको देखा मैंने बमसेप में काम करते हुए। उस समय हम लोग मराठवाड़ा में रहते थे, तो वहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र थी। स्टेट बैंक में ऑफ़िसर थे,
तो उनको वो सब मीटिंग इतवार को वगैरह मीटिंग्स वगैरह ये वो उनके चलते थे। तो मैं वहीं से मैं क्या चीज़ है ये, क्या है? क्योंकि मैं तो मुझे प्लेन माइंड था मुझे, तो मुझे इतना मालूम नहीं था। सिर्फ़ बाबा साहब या और मेरे पापा खुद सोशल में काम करते थे। लेकिन इतना भी नहीं हम लोग जानते थे, कितना भी नहीं हमारे को समझ थी। तो यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा कि मेरे हस्बैंड जो है वो बामसेफ में कार्यरत है और वो मीटिंग्स करते हैं, कुछ बोलते हैं। तो मुझे भी एक कुतूहल एक ऐसा लगता था कि मैं सोचती थी कि क्या है, कहाँ जाते हैं ये, क्या करते हैं? तो वो बोलते थे कि नहीं कांशीराम साहब है, वो ऐसे-ऐसे बताते हैं। तो मुझे भी लगता था कि नहीं देखना चाहिए क्या है, क्या नहीं। हमारे घर में उस समय कुछ दिन के बाद तो हम लोग वहाँ तुमसर में थे, तो मेरी बेटी तुमसर में ही हुई थी, तो उसका जन्म। तो उस समय 1984 की बात थी, इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था और मर्डर होने के बाद अब हमारा बहुजन समाज पार्टी का 14 अप्रैल को पार्टी फॉर्म हुई। तब से हम लोग देख रहे कि नहीं पार्टी फॉर्म हो गई। तो हम भले ही उम्र से कम थे, लेकिन हम वो सब सुनते थे, किताब पढ़ते थे। दिल्ली से बहुजन संघटक आता था, वो पोस्ट से, तो वो भी हम लोग पढ़ते थे, क्या चीज़ है। मेरे मिस्टर को पढ़ाई बहुत पसंद थी। मुझे भी बहुत पढ़ना अच्छा लगता था, वो एमएससी एग्रीकल्चर थे। तो वो बोलते थे कि तुम्हारी पढ़ाई जो अधूरी है, तुम कर सकती हो उसको पूरा। शादी के बाद में पढ़ाई पूरी हाँ, हुई? शादी के बाद मुझे 3 बच्चे होने के बाद मैंने बीएससी फाइनल में बाबा साहेब नागपुर में जब ट्रांसफ़र हो गई, तो मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दीक्षा भूमि में जो कॉलेज है, वहाँ 3rd ईयर में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से बीएससी किया। उसके बाद मैंने बीए भी 3 ईयर किया। बच्चे भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। बच्चे को लेकर पढ़ना, किसी मिस्टर की बाहर गाँव सर्विस, घर में भी सास ससुर दोनों भी रहते थे। घर भी सँभालना, बच्चों को भी सँभालना, उनको स्कूल में जाना, उनकी और हस्बैंड की जो सर्विस थी वो बाहर गाँव रहते थे ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग नागपुर में सेटल हो गए थे, बच्चों को पढ़ाना है तो सेटल हो गए। तो हम लोग अ, नागपुर में सेटल हो गए थे, चंद्रनगर में हमारा घर था। तो उस समय ये हमारे मोहल्ले में ऐसा बीएसपी का वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हम लोगों ने मेरे मिस्टर बोलते थे कि नहीं अगर तुमको पढ़ना उससे पहले जब हम लोग वाशिम में थे, तो वाशिम में 89 में कांशीराम साहब का वहाँ पर हम लोगों ने अकोला में बामसेप के लोगों ने एक बहुत बड़ी सभा लगाई थी। उस समय मुझे पहले कांशीराम साहब को देखने का मौका मिला था। कितना उम्र होगा तब आपका? तब तब मेरी 26-27 साल वगैरह होंगी तब। क्या अनुभव रहा? कैसा लगा सुनकर हाँ, फिर पहली तो बार? जब हमने उनको देखा, बहुत गुलाबी, गोरे-गोरे थे और उम्दा थे, बहुत अच्छे बात करते थे, एकदम साइलेंट। ऐसा लगता था कि मतलब हम लोग सच में किसी अच्छे बड़े महापुरुष से मिल रहे हैं, वो ऐसी फीलिंग आती थी। तो मेरे छोटे बच्चे थे साहब के, वो ऐसे गोदी में बैठे, दोनों भी मेरी बेटी मुझे 3 बच्चे हैं, मेरी बेटी है बड़ी, उसके बाद 2 बेटे हैं मेरे। और जब साहब वहाँ पे थे हम लोग अकोला में उनकी बामसेप वालों ने एक जो सभा लगाई थी, तब हम लोग उनको मिलने गए थे। तो मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस समय 7-8 महीने का होगा शायद। फिर भी हम लोग गोदी में लेके बच्चों लोगों को साहब के सभा में पहली बार हम उनको देखे। बहुत अच्छा लगा उनको देखने के बाद कि नहीं ये कुछ तो बात है। तो उसके बाद हम लोग एकदम नहीं वो मेरे मिस्टर बोलते थे कि ये ऐसे-ऐसे संगठन है, अपने पार्टी बाबा साहब की जो पार्टी है, उसके इतने-इतने टुकड़े हो गए, कोई मतलब नहीं है वहाँ काम करने का। ऐसा सब समझाते थे। तब हमें थोड़ा-थोड़ा बात ध्यान में आता था, हम लोग देखते थे, पढ़ते थे, तो हम लोग पूरा वहाँ पे एक्सपर्ट हो गए ये सब देख के। तो उस तरह से मेरा बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश भी हो गया। अगर जब हम लोग नागपुर में आए, नागपुर में आने के बाद तो साहब जितने भी बाहर आते थे,
उतने भी बार हम लोग साहब को मिलने जाते थे। जहाँ-जहाँ साहब की सभा होती थी, मेरे साथ 100-100 बाई लोग रहती थी। हम लोग फुकट में जाते थे गाड़ी रेलवे में। बच्चों लोग को भी साथ में लेना और स्कूल को छुट्टी मार के हम लोग साहब की सभा में कहीं दिल्ली रहो, चेन्नई रहो, हैदराबाद रहो या औरंगाबाद रहो, नासिक रहो, मुंबई कहाँ रहना होगा, क्या ठिकाना को हाँ, कोई चिंता कुछ नहीं। नहीं, हम लोग तो कहीं भी रह लेते थे प्लेटफ़ॉर्म और मैं अकेली नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ जो मेरी महिला मंडल की बाई लोग थी, 100-100 बाई लोग हम लोग साथ में जाते थे और सब लोग हम लोग एक साथ रहते थे। तो उस समय जो परिवार की जैसी फीलिंग आती थी सब लोग मिलके, उनका भी फिर उनको भी बीएसपी इतना पसंद आ गए आने लगी कांशीराम साहब के और बहन जी के बारे में वो भाषण सुनते थे ये सब। वो धीरे-धीरे फिर हमारा भगवान नगर में हमारे एरिया में वो बीएसपी मजबूत होने लगी और उस समय हम लोग जब 90 में यहाँ पे आए नागपुर में 1990 में उस समय ट्रांसफ़र होके तो यहाँ पर आने के बाद अ, हम लोगों ने जो माहौल यहाँ देखे जितने बार साहब यहाँ आते थे हम लोग सब साहब के साथ फिर ये जब आपका इतना सारा जो अनुभव रहा, फिर आपको जब ऐसा कब लगा कि फुल फेज़ में जो है बीएसपी के पॉलिटिकल विंग में आकर काम करना चाहिए? कब से वो शुरुआत? हाँ, तो उबाले साहब अध्यक्ष थे उस समय, हम लोग 90 में अन हाँ, श्री कृष्ण जी उबाले थे, वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे। तो वो उनसे मिलना हो गया नागपुर में आने के बाद। उनके उनसे मिलना तो हमारा वाशिम में भी होता था। तो हम लोग वहाँ भी सक्रिय थे वाशिम में भी, लेकिन पद नहीं लिए थे। लेकिन जब जैसे हम लोग नागपुर में आए, वो बोले थोड़ा-थोड़ा करो, करते रहो। तो बोले ठीक है, करेंगे। तो श्री कृष्ण जी उबाले अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्ष में भी हम लोग ने छोटा पद लेके काम करते थे, घर भी सँभालना, बच्चे भी सँभालना, सब सँभालना और समाज को भी सँभालना। हमारा धार्मिक जो था विहार वगैरह बौद्ध विहार, वहाँ भी हमारा संगठन चलता था। तो सब करके और खुद की भी पढ़ाई हम लोग करते थे और क्योंकि कांशीराम साहब बोलते थे, एक बार हम लोग उनको मिलने के लिए रवि भवन गए थे, तो वो बोल रहे थे साहब के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी ने आपको कोई सवाल पूछ लिया तो आप क्या जवाब देंगे? जब आपको कोई ज्ञान होगा, कुछ मालूमात होगी, तभी आप उनके सवालों का आप जवाब दे पाएँगी। हम बोले हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर हमने बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ना चालू किया, सब साहब जो बोलते थे वो हम लोग रिपीट करते थे, देखते थे, सुनते थे। इस तरह से हम लोग ये बहुजन मतलब समाज पार्टी में हम लोग पद लेके कार्य करना चालू कर दिया था। साहब और एक बार रवि भवन में मिले थे। जब भी आते थे हम लोग जाके जैसे साहब बोलते थे, वैसे हम लोग सुनते थे। बोलते कुछ भी नहीं थे हम लोग, सिर्फ़ उनको देखते रहते थे और वो हँसते थे हमको देख के बोलते थे, "हाँ, कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं?" उनके हमारे साथ एक छोटा बच्चा रहता ही था, लेके आते घर में कहाँ रखना उनको, तो साथ में ही होता था, वो लेके आते थे। तो साहब बोलते थे, "देखो आप बोले हमेशा अगर कार्य करता रहोगे तो टिके रहोगे आखिर तक। अगर पद लेके रहोगे और उसके पीछे दौड़ोगे तो आप बीच में स्टॉप हो जाओगे। तो आपका जो ये है राजनीतिक का क्या आपका ये तो आप कम हो जाएँगे। आपके मन में ऐसा आ जाएगा नहीं मेरा ये पद है, वो बड़ा था, ये छोटा था। तो उसके पीछे ना दौड़ते हुए अगर कार्यकर्ता बन के आप हमेशा काम करोगे तो आप हमेशा यहाँ पे हमेशा रहोगे और काम करते रहोगे। अभी अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो चुनावी माहौल है नागपुर में और महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है, प्रभाग क्रमांक 33 से बहुजन समाज पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है। तो ये क्या पहली बार ये आपको चुनावी मैदान में बसपा के ज़रिए उतारा गया? इसके पहले कोई चुनाव आपने लड़ा है? नहीं उसके पहले हम लोगों ने 2000 में एक मिशन चलाया हम महिलाओं ने। उस समय सिद्धार्थ पाटिल अध्यक्ष थे। उबाले साहब जाने के बाद समन्वय समिति भी बनी थी 22 लोगों की। वो उसमें भी हम लोग वो भी हम लोगों ने समन्वय समिति। वो समिति का ऐसा था 22 लोग थे उसमें और एक ऐसा आंदोलन चला था उबाले नहीं चाहिए हटाओ उबाले हटाओ जो चला था तो उसमें फिर साहब ने बोले कि ठीक है
तो मैंने तो जो आदमी दिया आपको पसंद नहीं तो आप मुझे बताओ, मैं उसको बनाऊँ। तो ये महाराष्ट्र के लोग बोलते थे, "नहीं, नहीं साहब आप दो।" तो बोले, "मैंने दिया तो तुमको पसंद नहीं है, उसको हटाते हो, अब तुम अपने तरफ से दो।" "नहीं, नहीं, नहीं आप" तो फिर वो लोगों ने 22 लोगों की ऐसी एक कमिटी ये कही किया था और वो उनको फिर वहाँ से फिर उन्होंने सिद्धार्थ पाटिल को अध्यक्ष बनाया था। तो हम लोग ने जब देखा कि नहीं अभी बीजेपी की सत्ता है, उनके नगर सेवक है, हमारे एरिया में नल नहीं था, पानी नहीं आता था। दो हम लोग पीने का पानी दूसरे के नल से लाते थे जाके, जिनके घर में नल है। तो फिर हम लोग ने सोचा कि ये सब नगर के जो प्रॉब्लम है वो नगर सेवक करता है सॉल्व। फिर हम लोगों ने नगर से एक हमने महिलाओं ने उस समय मैं शहर अध्यक्ष थी महिलाओं की नागपुर शहर। तो उस समय हमने बोले कि नहीं अभी हमको नगर सेवक बनना है। हम लोग कुछ भी रहे हम आमदार खासदार तो बाद में बनेंगे एमएलए एमपी लेकिन अभी हम लोगों को नगर सेवक बनना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने एक ऐसा मुहिम चलाया तो फिर उस महापौर बनाओ करके वो ये नागपुर के बसपा का महापौर होना चाहिए। हाँ, महापौर होना चाहिए करके। हमारा एक भी नगर सेवक नहीं था, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन चलाया था महापौर बनाओ। तो वो उस समय इतना लोग हमारी हँसी उड़ाते थे, ऐसे लोग बोलते थे। तो हमारे जी तिरपुरे साहब थे नागपुर शहर के अध्यक्ष, वो बोलते थे कि वर्ल्ड कप जब श्रीलंका ने जीता था, तो लोग तभी ऐसे ही हँसते थे। लेकिन जब वर्ल्ड कप जीता तो उनकी बोलती बंद हो गई थी। तो वैसे ही हम लोगों के बारे में होना है होगा। हम लोग देखो नगर सेवक हम लोग ने पूरा नागपुर छान मारे, जहाँ-वहाँ अपना संगठन बनाना चालू कर दिया वार्ड में और वो उस वार्ड से फिर हम लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चालू हो गया। फिर हम लोगों ने नगर सेवक के लिए लोगों को खड़े किया। तो उस समय हमारे 9 नगर सेवक शुरू में महाराष्ट्र के अंदर में दूसरी बार, पहली बार पूर्णा पूर्णा शहर है परभणी जिला में, वहाँ से 7 नगर सेवक बहुजन समाज पार्टी के चुन के आए थे। तो फिर नागपुर शहर में हम लोगों ने जो ये मुहिम चालू किए थे, उस समय हमारे 9 नगर सेवक आए और 25 हमारे 12 जो थे वो सेकंड नंबर पे थे और ऐसे 25 लोग आगे-पीछे चल रहे थे। ऐसा लगता था कि महापौर बनने ही वाला है हमारा, ऐसा हमारा माहौल हो गया था। 9 हाथी मनपा में आए, तो बहुत उत्साह था। उस समय से फिर हमारा लगातार ग्राफ बढ़ता गया, कभी कम हुआ, लेकिन फिर बढ़ता ही गया, कभी कम ज़्यादा। अभी हमारे 10 नगर सेवक मनपा में थे। तो उस समय मैं 2002 में नगर सेवक के चुनाव में खड़ी हुई थी। उस समय मुझे कम मिला था, मतलब मैं सेकंड नंबर पे रही थी। लेकिन फिर भी मुझे अच्छे कोई नहीं था तो बोले नहीं आप लड़ो। तो बोले ठीक है, आप बोलते हैं पार्टी का आदेश है। हम लोगों ने वो माना, तो उस समय भी हम लोगों को वामसेप वालों ने बहुत मदद की, कर्मचारियों ने भी और पदाधिकारियों ने भी बहुत। तो इस तरह से मेरा ये पहला नहीं है मेरा सेकंड चांस। तो आपने कहा कि जब पिछले बार ही आपने जब चुनाव लड़ा तो उस समय सेकंड पोजीशन आप रहे और यहाँ पर भी प्रभाग क्रमांक 33 में तो बसपा सेकंड पोजीशन पर रही थी। इस बार पिछली बार जो है तो सेकंड में रही थी, तो इस बार क्या कुछ ऐसी रणनीति होगी कि बसपा जीत दर्ज करे? सबसे पहले तो मैं मुद्दे जानना चाहूंगा कि किन मुद्दों पर आप चुनाव इस बार लड़ रही हैं? हम लोग इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि नागपुर शहर में जो 40-40 साल से जो लोग रहते हैं जो कि ग्रामीण भागों से यहाँ पे रहने के लिए आए और रोजगार की वजह से उनका स्थलांतर यहाँ पे हुआ तो वहाँ पर वो लोगों के रहने के लिए तो जमीन नहीं थी, जो सरकार की जमीन थी वहाँ पे उन्होंने झुग्गी झोपड़ियाँ खड़ी करके वो वहाँ रहने के लिए आ गए। आज 40 साल के ऊपर उनका ये हो गया टाइम हो गया, लेकिन वो यहाँ पर जिनके जिनकी सत्ता रही, जो महापौर रहे, जो पक्ष के, वो लोगों ने उनको अभी भी मालिकी पट्टा नहीं दिया है। तो उनको खुद के उनके मालिक का घर होना चाहिए, उनको घर होना चाहिए रहने के लिए। तो ये हम लोग सोचे कि अगर हम लोग चुन के आते हैं, तो हम पहले मालिकाना जो हक है, पट्टा है, वो उनको हम मिला के देंगे। तो इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को समझ में भी नहीं आता और बीच-बीच में तो ये लोग अलग से
ये मीटर अच्छा नहीं है, इसको बदलाओ, ये स्मार्ट मीटर है ऐसा। हमेशा इन लोगों का नाटक रहता है, जो गरीब के लोगों के लिए बहुत तकलीफ है। उसके बाद उनके बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए मनपा में जो स्कूल है, वो स्कूल जो अभी बंद पड़े हैं, उसको शुरू भी करके उसका आधुनिकीकरण करके उस वहाँ पे अच्छे से टेक्नोलॉजी ला के उनको इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग कन्वर्ट करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और उनके लिए हम लोग स्कूल भी चालू करेंगे। उसके बाद उनको बच्चे के लोगों को पढ़ने के लिए जो नौकरियों के जो सर्च करते हैं नौकरियाँ, रोज़गार के लिए जो बच्चे लोग ये करते हैं, उनके लिए हम लोग आधुनिक लाइब्रेरियाँ वो भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। वो भी हम लोग उनको बना के देंगे ताकि उनके बच्चे वहाँ पढ़ सके और अच्छे सर्विस में लग सके। तो उनके इसलिए हम लोग लाइब्रेरी भी बनाएँगे, तो अच्छे ग्रंथालय भी होना चाहिए। जब पूरे प्रभाग में घूम रहे हैं हम, तुम देख रहे हैं कि 70,000 यहाँ पर कुल मिलाकर वोटर है और इतने वोटरों के लिए अगर सरकारी अस्पताल की बात की जाए सिर्फ एक नजर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो प्रभाग 33 में 70,000 की जो लोक संख्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है मनपा का, वो भी इतना छोटा है, वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। कुछ उसमें ऐसे कुछ मतलब जो मशीनरी होना चाहिए जैसे, तो वो भी वहाँ नहीं है। उनको अगर जाना है तो फिर मेडिकल बड़े इसमें जाना पड़ता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे तो होना चाहिए। प्राथमिक जो आरोग्य केंद्र है, वो अच्छे तरह से सुसज्जित होना चाहिए, एम्बुलेंस के साथ होना चाहिए और वो ऐसे वो कहीं भी जा सके, ऐसा हम लोग मतलब झोपड़पट्टियों में भी सेवा दे सके, ऐसे हम लोग एम्बुलेंस की भी सेवा वहाँ रखना चाहते हैं, हॉस्पिटल भी बनाना चाहते हैं हम लोग। तो ये जो आरोग्य की बात है, हम लोग और ये करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो गटर लाइन की समस्या हैं, जो जहाँ वहाँ मतलब अभी क्या हो गया है, ये लोगों ने सीमेंट रास्ते बनाए हैं बीजेपी ने, वो ऊँचे बन गए हैं सीमेंट रास्ते और वो घर जो पहले बने थे वो नीचे तबके में हो गए। वो पानी नीचे में जाता है, उनके घरों में घुस जाता है। उनको बहुत तकलीफ है। कोई-कोई रास्ते तो इतने गलियों में तो बहुत छोटे-छोटे, बॉर्डर लाइन तो उनके दरवाजे पे है और आज हम लोग घूमने के लिए गए, तब हम लोगों ने दिखाए लोगों को वहाँ से गंदगी निकल रही, पानी निकल रहा और उनके दरवाजे पे इतनी बदबू चल रही थी। वो लोग जहाँ वो जिनके दरवाजे पे थे, वो बोल रहे थे कि देखो, आप तो अभी आए देख रहे हैं 24 घंटे पानी ऐसा बहते रहता। हम कैसे रहेंगे? सच में अगर इंसान को रहना है, तो उनके लिए उनके आरोग्य के भी बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे गटर लाइन अगर दरवाजे पे रहे और वो ऐसे चोकअप होएगी और वहाँ से पानी ऐसा सीपेज होते जाएगा और उनके दरवाजे पे आते रहेगा, तो उनके घर के छोटे बच्चे, बूढ़े सबके सबके जो तबीयत है, स्वास्थ्य के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो इंसान रहने के लायक वो जगह नहीं है, ऐसे मैं समझती हूँ। प्रभाग क्रमांक 33 में और पूरे अगर महानगर पालिका की बात करेंगे तो वोटिंग होनी है 15 तारीख को। 15 तारीख को जब मतदाता वोट करने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे कि आखिर क्यों बीएसपी को वोट किया जाए? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सभी नीला झंडा जो है वो लेकर चल रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सब बाबा साहब और नीले झंडे की बात कर रहे हैं। तो बसपा को क्यों वोट किया जाएगा? बसपा को वोट इसलिए किया जाएगा क्योंकि बसपा जो है वो फुले शाहू अम्बेडकर के विचारधारा पे चलती है और ये विचारधारा समता मानवतावादी विचारधारा है। ये सोचती है सबको समान हक मिलना चाहिए, सबको समान अन्न पानी और उसका क्या बोलते हैं उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इस आधार पे हमारी अपनी बसपा बहुजन समाज पार्टियाँ थी। हम लोग तो भेदभाव करने वाले नहीं हैं, हम लोगों को समानता चाहिए। तो हम लोग अगर चुन के आते हैं, तो हम लोग अपने प्रभाग में वो सब मतलब जो सबको मिलना चाहिए, जो जैसा शुद्ध पानी है, साफ पानी है, वो सबको पीने के लिए मिलना चाहिए और अच्छे से मिलना मुबलक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से सबको पूरे का ऐसा पानी मिलना चाहिए।
ये हम लोग सोचेंगे। अगर वहाँ नाले है तो उसकी भी सफाई होना चाहिए। वो बंद होती है मतलब उसके ऊपर कुछ ढक्कन होते हैं, वो भी उसकी हमेशा सफाई होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे अगर कीड़े-मकोड़े, मच्छर अगर पनपते हैं तो मलेरिया जैसे घातक बीमारी हो सकती है। तो ये सब हम लोग उनके आरोग्य के दृष्टि से हम लोग ये प्रयत्न करेंगे। रास्ते जो छोटे हैं वो बड़े करके अच्छे से उनको मतलब वो चल सकेंगे। ऐसा रास्ते टूटे-फूटे गड्ढे वाले नहीं होना चाहिए, ये भी हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद जो रास्ते पे जो लाइट नहीं है, रास्ते एक तो स्ट्रीट लाइन होना चाहिए, लाइट अगर पोल है तो लाइट नहीं है, बल्ब है तो पोल नहीं है, कहीं तो भी ऐसा। तो ये हम लोग क्योंकि तुम लोग तो बिजली बिल देते हो, पानी के बिल भी देते हो, ये लोग बढ़ा-बढ़ा के देते हैं। और इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को समझ में भी नहीं आता और बीच-बीच में तो ये लोग अलग से ये मीटर अच्छा नहीं है, इसको बदलाओ, ये स्मार्ट मीटर है ऐसा। हमेशा इन लोगों का नाटक रहता है, जो गरीब के लोगों के लिए बहुत तकलीफ है। ये तो नहीं सम अभी हमारे आखिरी पड़ाव में हम हमारी बातचीत पर आ चुके हैं। तमाम मतदाता जो हम देख रहे हैं, जो प्रभाग क्रमांक 33 के हैं, उन तमाम मतदाताओं से क्या कुछ आप आखिरी जो है अपील करना चाहेंगे? अपील क्या होगी? अपील तो मैं यही कहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी को आप लोग अ, ऐसा समझ के चुन के दीजिए कि हम लोग उम्मीदवार नहीं, आप उम्मीदवार हो। आप अपने लिए आप मत दो, हमारे लिए नहीं, आप खुद के लिए दो। अगर आपका विकास करना है, आपका प्रभाव का विकास करना है, आपके बच्चों को रोज़गार मिलना है, अगर आपको मनपा में जो खाली जगह पड़ी है, वो सब का बैकलॉग भरना है, सबको अगर तो इसलिए आपको आपके बच्चे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उनको अच्छा शिक्षा भी मिलेगी। सब सुविधा सर्वांगीण विकास के लिए आप हमें चुन के महानगर पालिका में भेजिए क्योंकि आज तक आप लोगों ने 75 साल से जो नाटक देख रहे हैं, यही लोग को आप बार-बार चुन के देते हो और वो जो समस्या है, वो जैसे कि तैसी ही रहती है, लेकिन आप इसके तरफ आप ध्यान नहीं देते हो। तो आप ये सोचो कि आप जो मत दे रहे हैं, जो वोट करेंगे, वो आपके बच्चे के भविष्य के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए आप हमें वोट कीजिए। ऐसे मैं अपील करूँगी। तो एक बड़ी ही खास बातचीत और इन तमाम बातचीतों के अंदर आपने सुना कि किस तरीके से एक बतौर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, गृहिणी और उसके बाद समाज में काम करने के साथ-साथ अब राजनीतिक आंदोलन को अब बतौर प्रत्याशी के तौर पर काम करने की जो ज़िम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी के ज़रिए जो मिली है और इसके साथ-साथ जो पूरा का पूरा अनुभव रहा है और क्या कुछ होगा जब बहुजन समाज पार्टी को इस प्रभाग क्रमांक 33 से जीता कर दिया जाएगा, वो तमाम चीज़ें हमने आपके साथ रूबरू की है। इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नई चर्चा में, नई बातचीत में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।